जी, स्वागत है जवाहर जी, अब आपका, आप आएँ। जी हाँ, भाषा विमर्श की ये दूसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। और पहली कड़ी में हमने राहुल जी को भारतीय भाषाओं के आसन्न संकट पर सुना था और बहुत ही ये जो विमर्श रहा था भाषा का बहुत सार्थक रहा था और उसकी बहुत प्रशंसा भी हुई थी। जो व्यवहारिक सुझाव दिए गए थे, समाधान की बातें कही गई थी। तो आज उसी दूसरी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, उच्च शिक्षा और भारतीय भाषाएं पर चर्चा करने के लिए हम आज सब देश विदेश से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये प्रश्न नया प्रश्न नहीं है, बहुत पुराना प्रश्न है। खासकर जब इस देश के लाखों विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं या शहरी क्षेत्रों से आते हैं, कि वे कई बार मिडिल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं हिंदी माध्यम से प्राप्त करते हैं और महाविद्यालयीन शिक्षा में, उच्च शिक्षा में जाकर उनकी परेशानियां बढ़ जाती है अंग्रेजी माध्यम के कारण। तो ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पर नए सिरे से सोचने के लिए, विमर्श करने के लिए और उसको फिर कार्य रूप में परिणित करने के लिए आज यहाँ पर हमने दो ऐसे महानुभावों को आमंत्रित किया है जो इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखते हैं। आदरणीय श्री संतोष चौबे जी, जो कुलाधिपति हैं, 5 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं और इसके साथ साथ देश के ऐसे बिरले व्यक्तित्व हैं जो मेरे ख्याल से ऐसा व्यक्तित्व जो प्रशासन में, जो तकनीक में, जो साहित्य के क्षेत्र में और इसके साथ साथ एक बहुत बड़े आयोजक के रूप में जो एक दिव्य दृष्टि रखने वाला व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है और एक शिक्षा शास्त्री के रूप में भी हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। श्री तनेजा जी भी मेरे ख्याल से हमने जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए बहुत कार्य किया है और इसके साथ ही लगातार वे हर स्तर पर, चाहे वे जन जागृति के रूप में या शासन के साथ एक पूरा आंदोलन चलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो हम इस चर्चा के माध्यम से कि भारतीय भाषाएं हमारी उच्च शिक्षा में किस तरह प्रवेश करें और इस देश के जो हमारे करोड़ों विद्यार्थी हैं जो कई बार उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमारे आज भी जो हमारे हिंदी भाषी राज्य है वहां पर स्नातकोत्तर परीक्षाएं चाहे वाणिज्य की हो, विज्ञान की, वो भी हिंदी माध्यम से हो रही है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो तकनीक के क्षेत्र हैं, कोई एमबीए करना चाहता है, कोई मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, ऐसे जो हमारे ये कहना चाहिए प्रतिभावान विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी और भारतीय भाषाओं में सुविधा न होने के कारण पिछड़ जाते हैं, जबकि उनमें अद्भुत प्रतिभाएं होती हैं। तो इस विषय पर विमर्श के लिए हम हमारे दोनों अतिथि वक्ताओं का स्वागत करते हैं और देश विदेश से जो विशिष्ट महानुभाव जुड़े हैं, हमारे समूह के जो सारे जो जुड़े हैं और इसके अलावा फेसबुक पर भी जो हमारे साथी इन सबसे जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अनिल जी। ये अपना कनेक्शन है कि वहां से? अनिल जी, आपकी प्रतीक्षा है, अनम्यूट करें आप। जी, मैं सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं और ये जो कार्यक्रम है जिस विषय को लेकर आज हम बैठे हैं वो वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा लगता होगा कि शायद किसी एक भाग की हम बात कर रहे हैं भाषा समस्या के, लेकिन मुझे इस जो भाषा आंदोलन है और मैं उस अभियान से 80 के दशक में जुड़ा था और मेरे को वहां से बात ध्यान में आती है कि सतीश चंद्र कमेटी एक बनी थी संघ लोक सेवा आयोग में, जिसमें जिसको विचार करना था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज और बाकी सब जो सेवाएं हैं उसमें भारतीय भाषाएं होंगी या नहीं होंगी। तो मुझे ध्यान है कि हम एक प्रतिनिधि मंडल लेकर, जिसमें ब्रजभूषण तिवारी उस समय सपा के सांसद थे, बलदेव वंशी थे, हम लोग मिलने गए और उन्होंने एक सवाल पूछा था मुझसे, क्योंकि मैं प्रतिनिधि मंडल का उस समय संयोजन कर रहा था और वो सवाल ये था कि क्या आप बता सकेंगे कि कितने जो तकनीकी विश्वविद्यालय हैं जिसमें तकनीक जो है वो या विज्ञान की पढ़ाई हिंदी भाषा में या भारतीय भाषाओं में हो रही है। तो उस समय मैंने बाकी जो चर्चाएं या जानकारी दी, उसके साथ साथ मैंने उनसे एक बात पूछी थी कि मुझे ये जानना चाहता हूं कि वो लोग भारतीय भाषाओं में क्यों पढ़ें। आप संघ लोक सेवा आयोग में
ये विचार कर रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग में भारतीय भाषाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर संघ लोक सेवा आयोग में भारतीय भाषाएं हैं नहीं तो वो क्यों जगह उद्धृत भी की जाती है। और वास्तव में अगर हम इसके ऊपर जब हमने सोचने की अगर हम प्रक्रिया में हैं, तो जब अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान का बना, जिसमें ये कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, फिर ये कहा गया कि अंग्रेजी जो है वो सह राजभाषा के रूप में होगी, और ये मान लिया गया कि 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी होगी ही। और फिर जिस तरीके से अंग्रेजी हमेशा के लिए रही, तो उससे ये तय हो गया कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में हमेशा के लिए जाने का रास्ता वो केवल और केवल अंग्रेजी के माध्यम से हो सकता है। और भारत में हम सब जानते ही हैं कि समाजवाद और सरकारीकरण इतना ज्यादा था, ये तो 90 के बाद के दशक में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया कि मतलब जो नौकरी है वो तो सरकारी नौकरी के अलावा आरक्षण के अंदर लोगों ने अपने आप को बिल्कुल हम कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं अंत में एक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए और समाहार के लिए मैं राहुल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद अनिल जी, और बहुत बहुत हृदय से आभार और अभिनंदन पहले संतोष चौबे जी का और उसके बाद संतोष तनेजा जी का। इतने व्यावहारिक अनुभव, ज्ञान और प्रज्ञा से भरे हुए आज दो हमने व्याख्यान सुने हैं उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को लेकर, जो मेरे अनुभव में बहुत ही दुर्लभ है। विशेष तौर पर संतोष चौबे जी ने अपने निजी अनुभव से जो सीखा, जो समझा है, और अपने निजी पुरुषार्थ से जो काम किया है, जो चीज़ खड़ी की है, इतना व्यापक और मजबूत आधार भाषाओं में शिक्षा का खुद उन्होंने खड़ा किया है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि पूरे देश को, पूरे हर भाषा प्रेमी को उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका ऋणी होना चाहिए, कम से कम मैं हूँ। बातें काफ़ी हो गई हैं, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा, विषय तो ये वैसे बहुत बड़ा है ही। संक्षेप में जो बातें, कुछ बिंदु जो ध्यान में रह गए हैं, उन पे थोड़ी सी बात करके समाप्त करूँगा। एक तो इस देश ने अभी तक और मैं दोनों संतोष द्वय से ये विशेष अनुरोध का ध्यान चाहता हूँ। आपने अंग्रेजी की गुलामी की बात की संतोष जी, तनेजा जी, लेकिन हमने 72 सालों में जिसे साम्राज्यवाद का और औपनिवेशिक अनुभव का हमारे जीवन के, राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में जो बेहद गहरा दूरगामी प्रभाव पड़ा है, व्यापक प्रभाव पड़ा है, उसका एक विधिवत समेकित अध्ययन अभी तक इस देश ने नहीं किया है। टुकड़ों टुकड़ों में हुआ है, वो भी बहुत कम। और इसलिए आज कुछ सालों से हम ये सुनने लगे हैं, एक चर्चा शुरू हुई है कि अब भारत के मस्तिष्क को, भारतीय मानस को डीकोलोनाइज करने की जरूरत है, डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड। अब ये चर्चा शुरू हुई है और बहुत अभी सीमित ही क्षेत्रों में वो हो रही है। तो अंग्रेजी के यानी भाषा के माध्यम से जिस भाषिक साम्राज्यवाद को हमने, औपनिवेशिकता को स्वीकार ही नहीं किया, आज तक ओढ़े हुए हैं और उसकी लगातार शक्ति बढ़ी है, वो केवल भाषिक साम्राज्यवाद ही नहीं रहा है, वो बौद्धिक साम्राज्यवाद, वो अकादमिक साम्राज्यवाद, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद और मनोरंजक जगत, जो मनोरंजन का जगत है, वो बहुत सबको, युवा पीढ़ी को प्रभावित करता है। उन सब में हमको ये दिख सकता है और दिख रहा है। संतोष चौबे जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, शोध को लेकर उन्होंने एक बहुत कुछ मौलिक बातें कही, और उन्होंने जो लिबरल आर्ट्स के ब्रिटिश आयात की, ब्रिटिश संस्करण के आयात की बात की, और वहाँ पर शांति निकेतन की उन्होंने बात की, और अपनी हमारी अपनी भाषाई परंपरा में, संस्कृत की परंपरा में जो कला विमर्श मौजूद है और संपदा मौजूद है, उसकी बात की। लेकिन हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, विशेष तौर पर अकादमिक विमर्श में और पूरे जगत में, जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद है, यानी पश्चिमी साम्राज्यवाद जो इस भाषा के माध्यम से आया है, वो अब तकनीकी साम्राज्यवाद भी हो गया है, वो वैज्ञानिक साम्राज्यवाद भी हो गया है। और हमारा जो सारा हम अधिशासन जिसको कहते हैं, गवर्नेंस का, उसका ढांचा और उसका दर्शन
और उसके तौर तरीके, ये सब लगभग आयातित हैं और उसी व्यापक बौद्धिक साम्राज्यवाद के हिस्से हैं। इसको हमने अभी तक ठीक से समझा नहीं है, इसका अध्ययन नहीं किया है, और ये विश्वविद्यालयों में इसको अनुभव करने की, इसके अध्ययन की जरूरत है। ये तो एक बड़ा कारण है। दूसरी बात, मैंने जो थोड़ी खोज की तो उसमें मैंने पाया कि इस देश में भाषा और समाज नामक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पर गंभीरतम चर्चा और मंथन कब हुई। ऐसे देश में जो दुनिया में अपनी भाषिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिसको उसकी संपदा और शक्ति मानते हैं हम, उसके पास आज तक 72 साल में कोई भाषा नीति नहीं बनी। आज भी हमारे पास कोई भाषा नीति नहीं है भारत के पास। न राज्यों के पास अपनी भाषाओं को बचाने की कोई नीति है, न केंद्र के पास सारी भारतीय भाषाओं को लेकर कोई नीति है। भाषा नीति नाम की चीज ही अस्तित्व में नहीं है, और आश्चर्य कि वो 72 साल इसको हो गए, इसकी जरूरत महसूस नहीं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो अंतिम उच्चतम स्तरीय वैचारिक मंथन भाषा और समाज के संबंधों को लेकर हुआ था इस देश में, वो शिमला के उच्च शिक्षा संस्थान में 1967 में हुआ था, 1967। उसकी एक इतनी मोटी रिपोर्ट 1969 में प्रकाशित हुई, और उसमें देश के जो सभी क्षेत्रों के जो शीर्षतम श्रेष्ठतम विद्वान थे, चिंतक थे, भाषाविद और दूसरे लोग थे, चिंतक थे, वो उसमें शामिल हुए थे। पूरे एक हफ्ते तक, 7 दिन तक वो विमर्श चला था, और उसकी एक बहुत अद्भुत रिपोर्ट ये बनी थी। उसके बाद से मेरी जानकारी में इस देश में भाषा और समाज, इसमें शिक्षा भी शामिल है, इसमें समाज के सारे अंग शामिल हैं, कोई उच्च स्तरीय गंभीर मंथन नहीं हुआ। उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रश्न पर जो मेरी जानकारी में आखिरी गंभीर कोशिश और विमर्श हुआ था, वो 2012 में बंगलुरु में हुआ था। कुछ हमारे मित्रों ने किया था उसकी एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई, लेकिन वो सरकार को भेजी गई, लेकिन जैसा कि होता है इसका कुछ नहीं निकला। अभी दिक्कत क्या है, और संतोष चौबे जी से बेहतर इसको कौन जानता होगा, कि हमारे यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की तरह धीरे धीरे लगातार निजी क्षेत्र में जा रही है। निजी माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा तो लगभग 100% निजी क्षेत्र में जा चुकी है और जा रही है, क्योंकि और वो निजी क्षेत्र का मतलब है अंग्रेजी। और उच्च शिक्षा में अभी जो 600 और 400 वाला आंकड़ा हमको चौबे जी ने दिया, वो आप पाएंगे धीरे धीरे कि वो अभी ये जो 400 है, ये बढ़कर 600, 500, 600 और शायद फिर उसके आगे जाने वाले हैं, क्योंकि राज्य के पास अब नए विश्वविद्यालय खोजने के साधन नहीं है, और निजी क्षेत्र ही इसमें और आगे बढ़ने वाला है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में ये हो ही चुका है। जो सरकारी माध्यम के जो सरकारी स्कूल हैं और जो भाषा माध्यम के स्कूल हैं, वो सारे राज्यों में, केवल तमिलनाडु में ही नहीं, सारे राज्यों में या तो बंद हो रहे हैं या अंग्रेजी माध्यम के बनाए जा रहे हैं। तो वो जो एक चौबे जी ने कहा, उसके बाद अनिल जी ने जो कहा, एक जो दुष्चक्र बन गया है हमारे यहाँ भाषा शिक्षा का, तो प्राथमिक शिक्षा से शुरू करें या उच्च शिक्षा से शुरू करें या माध्यमिक से करें, ये एक दुष्चक्र बन गया है। मेरी समझ ये है कि तीनों में एक साथ शुरू करना पड़ेगा। 1940 में, यानी जब जापान अपना पुनर्निर्माण कर रहा था, उस समय तक वहां पर 1 या 2 तकनीकी विश्वविद्यालय थे जो जहां सारी शिक्षा अंग्रेजी में होती थी। एक झटके में 1940 में जापान ने अपने उन अंग्रेजी शिक्षा वाले तकनीकी विश्वविद्यालयों को, विज्ञान के विश्वविद्यालयों को बंद करके एक झटके में जापानी माध्यम का कर दिया। और चूंकि उस जापान का जिक्र हुआ, उसके वैज्ञानिक शोध और नवाचार का जिक्र हुआ, तो ये एक उदाहरण है। दूसरा और भी बहुत है, और इजराइल का उदाहरण मेरा प्रिय उदाहरण है, और यहाँ भी उनका जिक्र तनेजा जी ने भी किया। 90 लाख की आबादी वाला देश। तो मित्रों, मेरा संक्षेप में, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, जो काम करने की जरूरत है वो ये कि हमें
एक तो एक बुनियादी एक श्वेत पत्र जैसा एक ज्ञापन या एक आधार पत्र बना लें, और जैसा तनेजा जी कह रहे हैं वो मैं भी उस दृष्टि और तरीके से सहमत हूँ कि जो उच्चतम पदों पर बैठे हुए लोग हैं देश में, जो शक्ति के केंद्रों में बैठे हैं और शीर्ष पर बैठे हैं, हमें पहले उनको भाषाओं के इस संकट के प्रति संवेदित करना पड़ेगा। मैं आपको अपने 4 साल संसद में बैठने के अनुभव से बता सकता हूँ, जो अभी 2015 से 2019 तक मैं 4 साल बैठा हूँ वहाँ पर, और मेरा काम ही वहाँ पे सांसदों के लिए विविध राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों और विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित करना था, श्रेष्ठतम विद्वानों और विशेषज्ञों को बुलाकर। हमारी संसद को भी, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को, हमारी विधानसभाओं को भी अभी भाषा संकट और भाषा के इस पूरे प्रश्न का कोई इल्म ही नहीं है, उसका कोई आभास नहीं है। जो अंतिम कार्यशाला मैंने आयोजित की थी, मैं आपको तनेजा जी बताना चाहता हूँ, वो उसका विषय ही ये था, भारतीय भाषाओं का संकट। और ये मैं दुख के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें सिर्फ 4 या 5 सांसद आए थे, लगभग 750 सांसदों की हमारी राज्यसभा लोकसभा को मिलाकर हम 4 या 5, वो भी पूरा समय नहीं बैठे। तो उच्चतम स्तरों पर, शक्ति के सभी क्षेत्रों में उच्चतम स्तरों पर इस संकट से लोगों को अवगत कराना, ये पहला काम है, यानी जागरूकता और समझ, ताकि उनको समझ में आए कि अगर हमने आज कुछ बहुत बड़े कदम नहीं उठाए तो हमारी कोई भी भाषा बचेगी नहीं, सब नष्ट हो जाएंगी। और उसके बाद दूसरी चीज मैं कहूंगा कि, और संतोष चौबे जी, आप दोनों ही संतोष जी इसमें समर्थ हैं कि उच्च शिक्षा में यानी विश्वविद्यालयों के स्तर पर कुलपतियों के साथ एक कम से कम 2 या 3 दिन का गंभीर मंथन करने की जरूरत है, जिसमें सारी भाषाओं के लोग हों और वो अपनी अपनी भाषा के मामले में उच्च शिक्षा में गंभीर मंथन करें और उससे कुछ रास्ते निकालें। कुछ व्यावहारिक रास्ते संतोष चौबे जी अपने अनुभव से पहले ही निकाल चुके हैं, हो सकता है हमें कुछ और उदाहरण मिल जाए। दूसरी चीज मैं ये अनुरोध करूंगा तनेजा जी से, मैंने स्वयं निशंक जी से समय मांगा है भाषा पे बात करने के लिए, आप इसमें मदद कर सकते हैं क्या? हम कुछ लोग चल के मिलें उस पर, और संतोष चौबे जी का उसमें रहना जरूरी है कि हम शिक्षा मंत्री से, मानव संसाधन मंत्री से, जब अगर उनको समझ में आ गया इसकी जरूरत और इस मंथन को आज ही शुरू करने की जरूरत, तो एक शुरुआत हो जाएगी उच्चतम स्तर पर और वो प्रभावी होगी। तो उपराष्ट्रपति जी, हम जानते ही, बिल्कुल सही बात है कि उनसे ज्यादा पिछले 5 कुछ सालों में मातृभाषाओं के प्रश्न पर, भाषाओं के प्रश्न पर किसी ने, उस स्तर के किसी व्यक्ति ने इतनी बात नहीं की है। वो स्वतः स्फूर्त है, उनकी समझ है इस बात की और वो प्रतिबद्ध हैं इसके लिए। हमें इन लोगों का लाभ उठाकर एक मंच बनाना है, एक जो सशक्त मंच हो, अधिकार संपन्न मंच हो और प्रभावी मंच हो। तो इसकी शुरुआत करने की जरूरत मुझे लगती है। उसमें अनिल जी तो है ही हमारे साथ, लेकिन उसमें हम सब लोग और आप लोग अगर मदद करें तो हम इस विमर्श की शुरुआत भी और सुधार की शुरुआत भी शीर्ष से करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी होगी। बॉटम्स अप अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो संतोष चौबे जी जैसे लोग ही कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्वयं अपने बच्चों को अंग्रेजी की शरण में भेजने के लिए अभिशप्त हैं। हम में इतना पुरुषार्थ नहीं है, हम नहीं कर पाए हैं कि हम खुद अपनी भाषा के बल पर एक इतना बड़े संस्थान 5 विश्वविद्यालय खड़े कर सकें। हमें एक चौबे जी से ये भी कहना चाहता हूँ, और वो समर्थ हैं अकेले ये करने में, हमें हर प्रदेश में हर भाषा में एक पूरी श्रृंखला चाहिए, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा, उच्चतम शिक्षा तक, जो अब उत्कृष्ट शिक्षा और उत्कृष्ट शोध अपनी अपनी भाषा में नीचे से ऊपर तक करने में सक्षम हो। ये श्रृंखला जब तक नहीं होगी तब तक किसी एक स्तर से शुरुआत हम नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे हो, इसमें सरकार बहुत बड़ी मदद कर सकती है, क्योंकि राज्य की शक्ति अपरिमित शक्ति है। तो राज्य की भूमिका एक बहुत इसमें केंद्रीय रहने वाली है। इस पूरे अभियान में एक जन आंदोलन की बहुत बड़े स्तर पर
जागरूकता अभियान की जरूरत हमको है कि हम सभी प्रमुख लोगों का, उद्योग के लोगों का, आपने ठीक कहा, नौकरशाही में जो शीर्षस्थ लोग हैं उनका उपयोग करें। और जब इतने कई 100 लोग केवल आपके माध्यम से, भारतीय भाषाओं के माध्यम से निकल चुके हैं और वो प्रशासनिक सेवा में आ चुके हैं, तो एक और बड़ी ताकत है। आपके ही एक पुराने शिष्य निशांत जैन से मेरी कल बात हो रही थी और उसने बताया कि एक समूह है, लगभग 125 IAS ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम से IAS बने हैं। तो मैंने उससे कहा कि उनसे जोड़कर इस बड़े मंच का उपयोग हम और ज़्यादा सकारात्मक रूप से कर सकते हैं। ऐसे कई मंच हम बना सकते हैं। तो इन स्तरों पर ये कुछ विमर्श भी शुरू हो, कुछ व्यावहारिक पहल भी शुरू हो और ठोस सुझाव हम दे सकें इन लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि कई स्तरों पर कई मोर्चे छोटे-छोटे हम खोल सकते हैं और फिर हम सब अपनी संगठित ताकत से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि फिलहाल आज इतनी बात पर्याप्त होगी। धन्यवाद राहुल जी। और अब हम इस चर्चा को समाप्त करना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लोग इस गोष्ठी में शामिल हैं, परंतु 2 लोग ऐसे हैं जिनको मैं चाहता हूं कि एक बारी उनकी तरफ कम से कम उनका चित्र लोग देख सकें। प्रारंभ में हमने देखा था वीरेंद्र शर्मा जी जो ब्रिटेन में सांसद हैं, वो इस चर्चा में हैं और बीच में मैं देख रहा था कि वो चैट बॉक्स में भी लिख रहे थे। जी धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आप कोई छोटी सी टिप्पणी 1 आध मिनट की करना चाहें प्लीज। वीरेंद्र जी अनम्यूट। थैंक यू वेरी मच जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये तो ये एक सीखने की बात है। हम तो बाहर बैठे हैं देश से, तो लेकिन अपनी देश की लैंग्वेज के लिए हम सब हमेशा ही जहां पर भी कैंपेन करते हैं तो चाहते हैं कि भारत में भी हमारी जो स्टेट्स की लैंग्वेजेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रफुल्लित हों। मैं दोनों संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा लैंग्वेजेस के साथ थोड़ा रिश्ता है। मेरी 2 बहनें हिंदी एंड संस्कृत की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी। एक संस्कृत की हेड ऑफ प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हिंदी की कैलाश कौशल। तो दूसरी तरफ मेरी बहन, छोटी बहन सरोज कौशल, वो संस्कृत की प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो मेरा वो लैंग्वेजेस के साथ हमारा पारिवारिक संबंध है। हम चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेजेस का वो लिंक बना रहे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। अगर ब्रिटेन में बैठे हुए, क्योंकि अभी भारत से बाहर लाखों की गिनती में भारतीय लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन भारत के साथ जुड़े रहें। अगर हम बाहर बैठे, गुप्ता जी हैं, बहुत से मीरा जी हैं, तो दूसरे जो आज जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी अश्योरेंस देना चाहता हूं कि हम जहां पर बैठे आपके साथ हैं, जो भी हम कोशिश कर सकते हैं। मैं राहुल जी से जरूर बोलूंगा, मैं तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, तो इसलिए मैं समझता हूं कि एज पार्लियामेंटेरियन कि हमें चाहिए कि पार्लियामेंटेरियंस इसमें आपके साथ जुड़े। अगर आपने तब्दीली लानी है, तो माइंडसेट को चेंज करना है, तो उनको साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हमने कोई मुल्क के लिए, देश के लिए कोई लीगल एस्पेक्ट से बात करनी है, कभी मौका मिला तो राहुल जी से फिर मैं बात कर लूंगा दूसरे दोस्तों के थ्रू। अगर सबको अश्योरेंस देना चाहता हूं कि मैं, क्योंकि जहां की पार्लियामेंट में मैं इंडिया एंड ब्रिटेन का चेयरमैन हूं ग्रुप का, वैसे भी मेरी अपना देश के साथ पहली जनरेशन का मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते मेरा लिंक है या मेरा पैशन है भारत के साथ, तो इसलिए जो भी मैं असिस्टेंस दे सकता हूं तो मैं जरूर दूंगा। उसके लिए मैं दोनों संतोष जी का बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत डिटेल में मैं जेन्युइनली, ये कोई कहने की बात नहीं है, मैं दिल से आपको अश्योरेंस देता हूं कि मैंने बहुत कुछ सीखा है आज आपसे। मैं उम्र से शायद आपसे बड़ा हूं, लेकिन मैंने सीखा बहुत है। लर्निंग के लिए, सीखने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला, और मैं जिन्होंने मुझे आज जहां पर इनकरेज किया आने के लिए, मैं उन सब दोस्तों का भी बहुत बहुत आभारी हूं। आगे के लिए आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं और आस रखता हूं कि हम ऐसा रिश्ता बनाकर रखें कि ब्रिटेन एंड भारत इकट्ठे होकर अपनी लैंग्वेजेस के लिए
कोई अच्छा काम कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया आदरणीय वीरेंद्र जी। और मैं विशेष धन्यवाद एक हमारे बीच में कुलाधिपति हैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय के, कृपया उनकी तरफ भी एक बारी वो कर दें। प्रकाश बर्तूनिया जी अगर हैं तो, पहले भी हमने उनको बुलाना चाहा था। प्रकाश जी अगर हैं तो अभी, जवाहर जी क्या है तो चलो चेक कर लें। हाँ नहीं, मुझे दिखाई पहले शुरू में तो थे वे काफी देर तक, हाँ, मुझे अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो। तो ठीक है, अभी हम फिर धन्यवाद की तरफ बढ़ते हैं और मैं पद्मेश जी से कहूंगा कि वो कार्यक्रम का धन्यवाद दें औपचारिक रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। और आपने आज के इस दूसरे आयोजन ये भाषा विमर्श की श्रृंखला 2 का भी संयोजन और संचालन किया, और साथ में आज आपने विषय प्रवर्तन भी किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण था और हम सब लोगों को बहुत सीखने को मिला, जानकारी मिली। संतोष चौबे जी ने वो हिंदी की वर्तमान स्थिति के बारे में जो बात की, और तनेजा जी ने जो भारत में अवसरों की कमी है हमारी युवा पीढ़ी के लिए, उसके विषय में जो जानकारी दी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने जानकारियाँ दी ये भारतीय परिप्रेक्ष्य की थी, सिर्फ भारत की थी। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ ऑक्सफोर्ड में रहता हूँ और ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज चलाता हूँ कई सालों से। तो उसमें एक प्रमुख बात ये है कि हमारे यहाँ दुनिया भर से लोग अंग्रेजी पढ़ने आते हैं, रूस से, मिडिल ईस्ट से, चाइना से और यूरोप से, सैकड़ों हजारों की तादाद में। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इंग्लैंड से प्रेम करता है और या अंग्रेजी से प्रेम करता है। वो सिर्फ अपने कैरियर के लिए या एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के स्वरूप में जो अंग्रेजी को मान्यता मिली है विश्व में, वो पढ़ने सीखने के लिए आता है। लेकिन आज विश्व में जो हजारों लाखों की संख्या में हिंदी पढ़ रहे हैं, भारतीय मूल के या विदेशी मूल के विद्यार्थी, वो हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो भारत से प्रेम करते हैं, वो भारतीय संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, वे भारत को जानना चाहते हैं। तो इसलिए ये अगर हम अंग्रेजी और हिंदी या किसी भारतीय भाषा और अंग्रेजी का कंपैरिजन करें तो उसमें हम बहुत भारी बैठते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही मैं जवाहर कर्नावट जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने कार्यक्रम की जो आज परिचय के स्वरूप में दिया, और साथ में दुनिया भर से जो लोग आज जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वीरेंद्र शर्मा जी ने भी एक सांसद होने के नाते बहुत अच्छी बात कही, जो जैसे राहुल जी ने कही कि वहाँ पे 4-5 सांसद आए थे भाषा के उस कार्यक्रम में, कार्यशाला में। तो वीरेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि जब यहाँ भारत से कोई भी सांसद या मंत्री आए या आप भारत जाएं उनसे मिले तो आप हिंदी या पंजाबी में ही बात करें, तो शायद कोई कहीं ना कहीं कोई हमारे भारत के जो शीर्ष लोग हैं, जैसा राहुल जी ने कहा कि उनकी मानसिकता को बदलने की भी बहुत आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, और दुनिया भर से बहुत लोग आए हुए हैं, और मैं विशेष आभार, मुझे अवसर मिला ही है तो मैं पिताजी को भी दे दूं, दाऊ जी को। उनसे अरे वाह वाह, कार्यक्रम के आधा घंटे पहले, 15 मिनट पहले एक बार दिखा दें उनको, एक बार दिखा दें दाऊ जी को जरा। वो ऐसे आ गए कि वो फादर्स डे के लिए हम दोनों बात कर रहे थे, फिर मैंने कहा मुझे जाना है अभी, वो हिंदी समन्वय समिति की जो मीटिंग थी उसके बाद 10-15 बोले पापा जी बोले मुझे भी लिंक भेज दो, मैं भी तुमको देख लूंगा कम से कम उतनी देर और सबसे मिल लूंगा। हमारी तरफ से नमस्कार। एक मिनट मैं सबको बताना चाहूंगा आप म्यूट कि दाऊ जी हिंदी की बहुत बड़ी विभूति हैं, और शायद ही इस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि जिसने सारे विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 से लेकर आज तक उसमें भागीदारी की हो। तो हमारे दाऊ जी आज हमारे बीच में हैं, दाऊ जी को हम प्रणाम करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में नारायण जी भी रहे, नारायण जी का भी धन्यवाद। राम भट्ट जी जर्मनी से हैं, प्रोफेसर हैं, उनका धन्यवाद, और भी सभी लोगों का जो हमारी इस गोष्ठी में है उनका आभार।